Morning students, today we start a new topic that is the significance of urbanism. इसे आप अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं. ओके, इसका मतलब होता है शहरीकरण. जो सिटी बनने की प्रोसेस जो होती है उसे हमने बोला शहरीकरण. ओके, उसका सिग्निफिकेंस क्या था? देखिए क्या होता है कि जब लोग फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो फार्मिंग में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है. फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो होगा उस सारे अनाज को वो लोग स्वयं नहीं खा सकते हैं. तो जो सरप्लस अनाज जो होता है, सरप्लस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा अनाज जो होता है उसको वो लोग ट्रेड कर देते हैं, व्यापार कर देते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि एक इकोनॉमी में जब एक से अधिक एक्टिविटीज होने लगती हैं. अभी आपने देखा कि यहाँ पर लोग फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक से अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं. तो धीमे धीमे वहां पर क्या होता है, लोगों की संख्या जो है बढ़ने लगती है. इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. इसे हिंदी में कहेंगे आप जनसंख्या घनत्व. ओके, जब लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगेगी तो वो नई नई एक्टिविटीज करने लगेंगे. इससे क्या होगा, सिटी का डेवलपमेंट होगा. सिटी का डेवलपमेंट होता है, सिटी में जो लोग रहते हैं वो अपने आप पर सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें दूसरे के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्टोन सील बनाने वाला पर्सन है, स्टोन से सील बनाता है. ठीक है, तो क्या होगा, इसे क्या चाहिए, वो स्टोन से सील बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए ब्रोंज का मेटल. ठीक है, अब ब्रोंज का वो मेटल जो उसे चाहिए, जो औजार उसे चाहिए, जो उसे टूल्स चाहिए, वो टूल्स वो खुद नहीं बना सकता. ठीक है, वो सिर्फ सील बना सकता है, लेकिन ब्रोंज का टूल्स वो बना नहीं सकता. तो ब्रोंज का टूल लेने के लिए उसे दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. सपोज मान लीजिए एक पर्सन है जो सिर्फ स्टोन की सील बना सकता है, तो इसे सील बनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रोंज का टूल चाहिए. ठीक है, ब्रोंज का टूल चाहिए इसको. ओके, तो इसे किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा किसके लिए, ब्रोंज टूल के लिए. ठीक है, अब इस पर्सन को ब्रोंज लेने के लिए किसी और दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ब्रोंज का टूल बना सकता है, लेकिन ब्रोंज के बारे में जानकारी नहीं रखता कि ब्रोंज कहां से मिलेगा. उसे तो बस ब्रोंज चाहिए और इसके लिए उसे दूसरे पर्सन पर डिपेंड होना पड़ेगा. तो क्या होता है, यहाँ पर सबका काम कैसा डिवाइड है, इसलिए इसको बोला गया डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर. देखिए इस पर्सन का काम क्या है, सिर्फ सील बनाना. वो सील बनाएगा, और सील किससे बनाएगा, ब्रोंज के टूल से बनाएगा. तो टूल कौन बनाएगा, टूल दूसरा पर्सन बनाएगा. ठीक है, इसी तरह से हर किसी का काम क्या है, अपना अपना डिवाइड है, इसलिए बोला गया उसको डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, सिटी की जो इकोनॉमी है उसे बहुत सारी चीजों के लिए गांव के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल उसे चाहिए वुड, लकड़ी चाहिए, फ्यूल चाहिए उसको. ठीक है, इसके अलावा उसको स्टोन चाहिए, अनाज भी चाहिए उसको. तो इन सब चीजों के लिए उसे गांव के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. तो जो गांव से जब चीजें सिटी के अंदर आएंगी तो सिटी के अंदर क्या होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए कि कहां पर इनको रखेंगे. जो आपने अनाज लिया तो उस अनाज को कहां पर हम स्टोर करेंगे. अनाज को स्टोर करने के बाद में वो पूरे सिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प उनको मिल सकती है. ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी के साथ में तालमेल बिठाना पड़ता है. ठीक है, इन सब के अलावा सिटी में एक चीज और होनी चाहिए. वो चीज क्या है कि जब ट्रेड आपका बढ़ता है, अब ट्रेड तो किसी दो पर्सन के बीच में होता नहीं है और एक टाइम पे होता नहीं है, ट्रेड अलग अलग टाइम पे होता है और अलग अलग पर्सन के बीच में होता है. ठीक है, तो जब सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो हमें इन सब चीजों को लिखने की जरूरत पड़ जाती है. ठीक है,
तो सारी चीजों को हमें रिटर्न में रखने की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से राइटिंग का डेवलपमेंट होता है सिटीज में, क्योंकि जब आपका ट्रेड इंक्रीज होगा तो आपको सारी चीजों को रिटर्न में रखने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से क्या होगा, राइटिंग का डेवलपमेंट होगा। नाउ लेट अस सी हाउ द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स टेक प्लेस इनटू द सिटीज। अब देखते हैं कि सिटीज में गुड्स का मूवमेंट किस तरह से होता था। ओके, तो मेसोपोटामिया जो सिटी है वहां पर फूड ग्रेन्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। फूड ग्रेन्स वहां पर अधिक होता है, ठीक है, फूड ग्रेन्स की यहाँ शॉर्टेज नहीं है। लेकिन यहाँ शॉर्टेज किसकी है, मेटल्स की शॉर्टेज है, मेटल्स की एंड मिनरल्स की शॉर्टेज है जहां पर। ओके, और किस चीज की शॉर्टेज वहां पर, मेसोपोटामिया में जो लकड़ी पाई जाती है उस लकड़ी से बोट बनाना या और भी चीजें बनाना इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लकड़ी कैसी थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। इसी तरह से वहां पर अगर आपको बर्तन बनाने हैं, ज्वेलरी बनानी है या आपको सील बनानी है, तो उसके लिए भी आपको जो मिनरल्स चाहिए, मेटल्स चाहिए, वो भी उनके पास में नहीं होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग गोल्ड, सिल्वर एंड अदर्स मेटल्स को दूसरे देशों से मंगाते थे। फॉर एग्जाम्पल टर्की एंड ईरान। तो यहां पर ट्रेड किस तरह से हो रहा है, देखिए मेसोपोटामिया के जो लोग हैं फूड ग्रेन्स को क्या करते थे, इस जगह पर टर्की में और ईरान में सप्लाई करते थे। इन्होंने क्या किया, मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या किया, फूड ग्रेन्स और क्लोथ, फूड ग्रेन्स और क्लोथ को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बदले में ईरान से और टर्की से क्या लेते थे, मिनरल्स लेते थे, मेटल्स लेते थे, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह से मेटल्स वो लेते थे। तो जब ट्रेड किया जा रहा है तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। बिना ट्रांसपोर्ट के ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होता था कि जब एनिमल्स की पीठ पर जब वो सामान को रख के ले जाते हैं तो क्या हो रहा है कि वहां समय ज्यादा लगता है। एनिमल्स की स्पीड जो होती है वो काफी स्लो होती है, तो वहां बस टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। दूसरी बात, एनिमल्स को खिलाना भी पड़ता है, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, महंगा क्यों है, पहली चीज तो टाइम इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी बात, जानवरों को फीड करना पड़ेगा, फीड मीन्स उनको खिलाना पड़ेगा, तो इसमें पैसे खर्च होंगे, तो ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला था जिसे कहते थे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होते हैं वो सबसे चीपेस्ट होता है। चीपेस्ट मीन्स सबसे सस्ता होता है। क्यों होता है सबसे सस्ता, क्योंकि इसमें ना तो आपको रोड बनानी होती है और ना ही इसके अंदर फ्यूल की जरूरत पड़ती है। आपने एक नाव ली, सपोज ये आपकी एक नाव है, ठीक है, तो क्या होगा कि इस जो नाव जो जाएगी पानी के अंदर, वो पानी के अंदर कैसे जाएगी, हवा की स्पीड से, हवा की माध्यम से वो जा रही है। जब भी हवा चलेगी नाव आगे बढ़ेगी। तो यहाँ तो एनिमल की तरह यहाँ पर इसको भोजन नहीं कराना पड़ रहा और ना ही इसके अंदर फ्यूल की जरूरत पड़ रही है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका चीपेस्ट। ओके, तो वो लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी करते थे। आपने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि इस तरफ जो नदियां बहती हैं इस डायरेक्शन में, है ना, तो वो क्या करती हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं। तो इससे क्या होगा, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो अपना ट्रेड कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि वहां पर राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ओके, मेसोपोटामिया में 3200 BC ईयर्स पहले वो लोग राइटिंग करते थे। तो इसके बारे में हमें कैसे पता है, तो जब हमने उस सिटी को वहां पर खुदाई की उसकी, तो वहां पर हमें टैबलेट्स मिलती हैं। और ये टैबलेट्स जो हैं, इसे आप कह सकते हैं पट्टी कह सकते हैं। ये टैबलेट्स जो हैं मिट्टी की बनी हुई हैं,
ठीक है। इसके अलावा हमें वहां से 5000 से अधिक लिस्ट मिली है जिनके ऊपर आइटम्स की नेम लिखे होते थे, ठीक है। हो सकता है ये लिस्ट में जो नाम है उस एरिया में आने वाले आइटम्स की नेम हो या वहां से जाने वाले आइटम्स की नेम हो, ठीक है। तो वो राइटिंग कैसे करते थे? तो राइटिंग करने के लिए क्या करते थे, मिट्टी लेते थे, मिट्टी, चिकनी मिट्टी लेते थे, और उस मिट्टी को गीला करने के बाद में जैसे हम आटे को मारते हैं, जैसे हम आटे को गूंथते हैं, उसके बाद में उसको पीट पीट के एक लंबी सी उन्होंने प्लेट टाइप का बना लिया। ओके, अब ये मिट्टी जो है कैसी है, ये मिट्टी कैसी, गीली मिट्टी है। ओके, अभी हमें इसके ऊपर जो लिखना है वो हम एक स्टिक के माध्यम से लिख सकते हैं इसके ऊपर, और उनकी जो राइटिंग्स होती थी, उनके जो लेटर्स होते थे, वो देखने में हमको ऐसा लगता था जैसे कोई पिक्चर्स बनी हो। ओके, तो उसके ऊपर किसी ने लिख दिया, उसको जो भी इसको लिखना है उसने लिख दिया। ओके, फिर क्या है कि लिखने के बाद में वो उसको धूप में, सन की जो लाइट होती है उसमें वो उसको सुखाते थे। सूखने के बाद में अब वो पक्का हो गया है, बर्तन की तरह, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना उसकी तरह ही वो पक्का हो गया है। उसको उठाकर उन्होंने रख दिया सेफ। अब जब हमारा ट्रेड चल रहा है और जैसे हमारा ट्रेड दूसरे पर्सन से पूरा हो गया, अब हमें इस डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, वो उसको उठा के फेंक देंगे। इस तरह से वहां पर हजारों की संख्या में प्लेट्स मिली हैं जिनके ऊपर लेटर लिखे हुए हैं, और वो क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर इस राइटिंग में क्या चेंज आए, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की थी उसे हम कहते हैं सुमेरियन लैंग्वेज। सुमेरियन लैंग्वेज, ये आपको पता होगा कि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी, ठीक है। अब क्या होता है कि राइटिंग में चेंज इस तरह से आते हैं कि पहले तो वो सिर्फ ट्रेड के लिए करते थे, लेकिन अब वो हर छोटी छोटी चीजों को भी रिटन फॉर्म में रखने लगे। जैसे मान लीजिए राजा का कोई ऑर्डर है, राजा का कोई ऑर्डर है उसको भी रिटन में लिखते थे। इसी तरह से लॉ एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज होती थी उन सबको वो रिटन फॉर्म में लिखते थे। ओके, फिर क्या हुआ, इस लैंग्वेज को जिसका नाम था सुमेरियन लैंग्वेज, इसे अक्केडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अक्केडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया, और वो लैंग्वेज, एक बार हम राइटिंग का जो सिस्टम है उसे देखते हैं। तो आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि वहां पर जो पर्सन राइटिंग का काम करता है, ठीक है, उस पर्सन को हंड्रेड्स की संख्या में, हजारों की संख्या में उसको सिंबल सीखने पड़ते थे, ठीक है। और उसे क्या करना होता था कि जो भी उसे लिखना है उस टैबलेट के ऊपर, जो मिट्टी का टैबलेट होता था उसके ऊपर उसे गीली मिट्टी जब होती थी तब लिखना होता था। ओके, तो इतने सारे सिंबल याद करना, उन्हें सीखना एंड उनको लिखना, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती थी, ठीक है। तो इसके लिए काफी टैलेंट की जरूरत पड़ती थी, और इसलिए इस काम को, लिखने वाले जो काम है उसको काफी इंपॉर्टेंट माना गया। मेसोपोटामिया में जो लोग रहते थे, मेसोपोटामिया में जो लोग थे, हर कोई पढ़ना जानता नहीं था, ठीक है, और हर किसी की बस की बात नहीं थी कि इतने सैकड़ों की संख्या में जो लेटर्स हैं उन्हें वो याद कर सकें, ठीक है। तो जो लोग उनको सीखते थे, जो पर्सन राइटिंग का काम करते थे, वो उन लेटर्स को सीखते थे, एंड सीखने के बाद में क्या होता था कि वो जो टैबलेट है उसके ऊपर उन्हें लिखते थे। तो उन्हें सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट समझा जाता था, क्यों, वो इतने कठिन काम को कर सकते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या थी, राइटिंग का यूज क्या था। तो आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ यूज ऑफ राइटिंग। ओके, मेसोपोटामिया में जो राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ तो उसके पीछे एक स्टोरी है। मेसोपोटामिया में जो राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ उससे एक कहानी जुड़ी हुई है। ओके, तो वहां पर एक राजा था जिसका नाम था एन मर्कल, और वो राजा उरुक सिटी का था, ठीक है। उरुक के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो उरुक के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा गया, एक पोयम लिखी गई, और वो पोयम में बताया गया कि उरुक जो है काफी ब्यूटीफुल शहर है, उरुक जो है काफी ब्यूटीफुल
सिटी था। ओके, और उरुक सिटी का कौन राजा था? एन मर्कल राजा था। एन मर्कल इस सिटी का राजा था। तो उसने क्या किया, अपने एक दूत को, ठीक है, अपने पड़ोसी देश के पास भेजा और बोला कि वहां से प्रीसियस मेटल्स लेके आओ, जैसे आप गोल्ड, सिल्वर, या फिर आप डायमंड कह सकते हो, कीमती मेटल लेके आओ, जिससे हम अपने जो आपका महल है, अपनी सिटी जो है उसको और सुंदर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, वो तो क्या होता है कि वो दूत वहां से जाता है। अभी यहाँ पर लिख के नहीं दिया है, अभी यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। ओके, ये सब कैसे बोला गया? ओरली बोला गया। तो वो पर्सन जो है यहाँ से दूसरे जगह जाता है इस राजा के पास। ओके, तो इसने उसको समझाया, रिटन तो था नहीं, उसने उसको ओरल समझाया, लेकिन उस राजा को इस पर्सन की बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो क्या होता है, इस दूत ने इस राजा को कई सारे धमकियां भी दी। ठीक है, और बोला कि अगर आप हमको मेटल नहीं देते हैं तो हम आपके साथ में युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे उसने कई तरह की धमकियां भी दी। एट लास्ट वो खुद परेशान हो गया कि राजा ने मैसेज क्या दिया था। वो फिर से लौट के जाता है उरुक सिटी में और राजा से बोला कि मैं आपका मैसेज भूल गया। ठीक है, तो राजा ने क्या किया कि एक टैबलेट बनाया, मिट्टी का टैबलेट। ठीक है, और उसके ऊपर उसने अपना मैसेज जो था वो लिख दिया। ठीक है, तो उसने उस मैसेज को दिया अपने इस दूत को और बोला कि ले जाकर उस राजा को दिखा देना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये पर्सन इसको ले जाता है और जब इसने इस राजा को दिखाया तो राजा उसकी बात को समझ गया और उसने वो मेटल्स दे दिए। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि राइटिंग का डेवलपमेंट जो है, जो सिटीज थी आपकी मेसोपोटामिया, उसमें जो राइटिंग का डेवलपमेंट जो हुआ था वो सबसे पहले किसने किया? राजा लोगों ने किया। ओके, अब क्या है कि धीमे धीमे कॉमन पर्सन भी राइटिंग का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। आई होप आपको राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ जिस चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।